नमस्कार छात्रों, आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। मैं डॉक्टर गीता चौगुले आपको पिछला जो हमारा ऑनलाइन क्लास था उसमें मैंने पुनरावलोकन यानी पुनरावृत्ति, इंग्लिश में हम उसे कहेंगे रिवीजन क्लास शुरू किया था। पिछले क्लास में हमने प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा इसको पुनरावलोकित किया था। आज मैं जो पुनरावलोकन का दूसरा क्लास ले रही हूँ वो पाठ नंबर 2 है। मुझे एक दो स्टूडेंट्स ने बोला है कि राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या इस पाठ को आप अच्छी तरह से एक बार दोहराएं या सिखाएं तो हमारी समझ में आएगा, क्योंकि ये पाठ थोड़ा सा क्लिष्ट है। क्लिष्ट यानी कठिन है। राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या और लेखक है भीष्म साहनी। इस पाठ में लेखक ने हमारे भारत में अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग लिबास होने के कारण भारत में एकता स्थापित नहीं हो पा रही है और भारत की, हमारे देश की एक ही भाषा चुनी नहीं जा रही है। इसलिए भाषा की समस्या एक होने में कितनी दिक्कत आ रही है, इसके ऊपर ये पाठ है। छात्रों, इस पाठ को पुनरावलोकन मैं 2 विभाग में करूँगी। इससे आपको आसानी होगी पाठ समझने में। पहले पैराग्राफ में लेखक कहते हैं कि वो कोई ऐसे भाषा वैज्ञानिक या कोई ऐसे साइंटिस्ट नहीं है जिससे भाषा किस तरीके से बनती है, भाषा का विकास किस तरीके से होता है या भाषा में बदलाव किस तरीके से लाया जाता है, इसके बारे में लेखक को कोई जानकारी नहीं है। और खुद लेखक की मातृभाषा पंजाबी है, लेखक ने पढ़ाई की है उर्दू भाषा में, ये हिंदी भाषा के लेखक हैं और इनका काम है, ये सिखाते हैं अंग्रेज़ी। इनका काम है प्रोफेसर, ये प्रोफेसर का काम करते हैं और ये पढ़ाते हैं अंग्रेज़ी, यानी 4 भाषा खुद ये संभालते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं ही 4 भाषाओं से वास्ता रखता हूँ, लेकिन एक भाषा को मैं न्याय नहीं दे पा रहा हूँ, वो है हिंदी। भारत को आज़ादी मिलने से पहले और भारत को आज़ादी मिलने के बाद बहुत से लोगों ने भारत की एक ही भाषा हो हिंदी, इसके बारे में बहुत सारा प्रयत्न किया था। पूरे भारत में उन्होंने कोशिश जारी की थी। लेखक के पिताजी भी हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनकी भी एक प्रॉब्लम है, इनकी भी एक समस्या है। ये अपना सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है या पत्र व्यवहार है ये उर्दू भाषा में करते हैं। हमारे भारत में मुग़ल एम्पायर रह चुका है, उनकी हुकूमत रह चुकी है, इसीलिए भारत में हमेशा उस दौरान उर्दू ये बहुत अच्छी तरह से चलती थी। साउथ में हैदराबाद में, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, कानपुर में, पंजाब में उर्दू बहुत अच्छी तरीके से चलती थी। तो लेखक अपने पिताजी के बारे में भी कह रहे हैं कि वो हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी खुद की प्रॉब्लम ये है कि ये उर्दू भाषा में पत्र व्यवहार करते हैं और घर में पंजाबी भाषा बोलते हैं। तो इन्होंने और लेखक ने मिलकर घर में हिंदी भाषा में बोलना चाहिए ये सोचा और 2-3 दिन हिंदी भाषा में ये बोले, लेकिन लेखक के पिताजी को ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो पाया। वो हिंदी में नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि हिंदी उनकी अपनी भाषा है नहीं। लेखक ने ये उनको एक सलाह दी कि आप घर में हिंदी नहीं बोल सकते तो कम से कम आप जो व्यापार करते हो पाकिस्तान के पेशावर में या श्रीनगर में, उर्दू में जो आप व्यवहार करते हो वो हिंदी में करें। तब भी पिताजी बिगड़ जाते हैं, वो कहते हैं कि मेरा व्यापार फिर चौपट हो जाएगा।
यानी कुल मिलाकर पिताजी को हिंदी भाषा को बढ़ावा देने में उत्साह ज़रूर है, लेकिन घर में हिंदी इम्प्लीमेंट करने के लिए या हिंदी भाषा में बोलने के लिए ये तैयार नहीं है, क्योंकि इनको हिंदी में बोलना सहज नहीं हो रहा है। और एक बात वो पिताजी के बारे में लेखक कहते हैं कि उनके पिताजी ने अ, खुद उर्दू में पत्र व्यवहार ज़रूर किया है, लेकिन लेखक और उनके भाई बहनों को हिंदी और संस्कृत भाषा पढ़ाने के लिए टीचर लगाए थे या गुरुजी घर में बुलाए थे, व्यवस्था की थी, या उन्होंने उर्दू भी सिखाई है। अंग्रेज़ी भाषा को भी उन्होंने पढ़ने से लेखक और उनके भाई बहनों को नहीं रोका है। यानी लेखक के पिताजी हर एक भाषा को लेकर अच्छा सोचते हैं, लेकिन हिंदी को लेकर ज़्यादा, क्योंकि सभी को लगता था, उस ज़माने में सभी लोगों को लगता था कि हिंदी भारत की भाषा बने। ये फर्स्ट पैरा में, सेकंड पैरा में, थर्ड पैरा में लेखक ने खुद के बारे में और उनके पिताजी के बारे में बताया है। दूसरी बात, लेखक कहते हैं कि आज़ादी के बाद भारत की स्थिति थोड़ी सी बदली है। आज़ादी के बाद लेखक कहते हैं कि हर एक देश की अपनी भाषा होती है, लेकिन हमारे भारत की एक भाषा इसीलिए नहीं बन पाई है क्योंकि भारत में अलग अलग प्रकार के प्रांत हैं और हर एक प्रांत की अपनी भाषा है, और इसीलिए भारत की एक भाषा नहीं बन पा रही है। हर एक को अपनी मातृभाषा सबसे सुंदर, सबसे मीठी लगती है और वो अपनी मातृभाषा से सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। शायद इसीलिए हमारे भारत में हिंदी ज़्यादा फैली नहीं है। बहुत सारे सालों में मैं हिंदी को सिखाता हूँ, हिंदी में लिखता हूँ। फिर भी लेखक कहते हैं कि दक्षिण भारत में हिंदी की लोकप्रियता उतनी ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जब भी लेखक दक्षिण भारत में गए हैं बड़े उत्साह से हिंदी के किसी कार्यक्रम में, तो उन्होंने यही देखा है कि लोग हिंदी भाषा को उतना ज़्यादा नहीं सीरियसली लेते, गंभीरतापूर्वक नहीं लेते। उन्होंने एक उदाहरण दिया है इसमें कि वो कहते हैं कि मेरे एक तमिलनाडु के मित्र हैं जो 10 वर्षों से बहुत कम पगार लेकर एक स्वयंसेवक की तरह हिंदी को पढ़ाते हैं, हिंदी को सिखाते हैं, और ये हिंदी सिखाने का काम तमिलनाडु में करते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनकी तरफ उतना गंभीरता से नहीं देखते। लेखक ने और एक दूसरा उदाहरण इस हिंदी भाषा को लोग किस तरीके से लेते हैं इसका दिया है कि लेखक एक ऐसे ही कैंप में जाने के लिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में जाने लगते हैं, और रेलवे में जब वो सफ़र करते हैं तो उनकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से होती है कि वो भी विशाखापट्टनम की तरफ ही जा रहा है। बोलते बोलते पता लगता है कि एक दूसरे की बातों से पता चलता है उस आदमी को कि लेखक हिंदी कैंप में हिस्सा लेने के लिए जाते हैं। तो बड़े रूखे सूखे स्वर में वो कहते हैं कि तुम इतने दूर सिर्फ हिंदी में काम करने के लिए जा रहे हो, इससे बेहतर काम तुम्हें नहीं मिला क्या? तो लोगों को हिंदी भाषा से लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोचते लोग। और एक अनुभव उन्होंने परदेश में अनुभवित किया है, जब रशिया के मॉस्को में किसी ट्रांसलेटर के रूप में लेखक काम करने के लिए गए थे, और वहाँ एक साउथ इंडियन लड़के के साथ लेखक की मुलाकात फ्रांसीसी दूतावास में हो जाती है। तो वो लेखक के साथ वो लड़का बहुत अच्छी तरीके से बोलता है, लेकिन जब उसे मालूम हो जाता है कि लेखक हिंदी में कहानियाँ लिखते हैं तो वो ज़्यादा नहीं बोलता। फिर उसे लगता है कि ये क्या काम हुआ, हिंदी में लिखना या हिंदी में बोलना इतनी बड़ी क्या बात हो गई। यानी भाषा के महत्व को लेकर हमारे देश में बहुत बड़ी लोग गलती करते हैं, उसे धर्म के साथ जोड़ते हैं। हिंदी भाषा सिर्फ किसी एक धर्म से जुड़ी नहीं है,
तो वो पूरे भारत की जब बनेगी तब भाषा की समस्या नहीं होगी, ऐसे लेखक का कहना है। उन्होंने और एक बात सिर्फ हिंदी के बारे में नहीं कही है, उर्दू भाषा के बारे में भी कही है कि उर्दू की कोई अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, लिपि नहीं है। जैसे हिंदी की देवनागरी लिपि है। देवनागरी में हम लिखते हैं, हर एक की अपनी एक स्क्रिप्ट होती है हर एक भाषा की। लेकिन उर्दू की जो मैंने कहा था कि उर्दू की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, तो उर्दू की स्क्रिप्ट है, लेकिन उसको अलग तरीके से लिखा जाता है। जैसे हम बाएं से दाएं यानी लेफ़्ट टू राइट हम लिखते हैं, उर्दू एकदम उससे विपरीत राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है। उसकी वोकैबुलरी, उसका शब्द संग्रह, उसके अल्फ़ाबेट्स कुछ अलग होते हैं। उर्दू ये भारत में बनी भाषा है। अरबी या तर्किश या पर्शियन और हिंदी मिलाकर जो भाषा बनी है उसे उर्दू कहा जाता है। तो ये उर्दू भाषा की भी एक अलग सी बात लेखक ने अपने इस पाठ में बताई है कि जब देश का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान ये अलग राष्ट्र तैयार हो गया, तो उन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा उर्दू यह घोषित कर दिया। अब भारतीय लोगों ने कहा ठीक है, पाकिस्तान में मुसलमान रहते हैं तो मुसलमानों की ज़बान उर्दू होती है। यानी लोगों ने हर एक भाषा को धर्म या जात से जोड़ा है। ऐसा नहीं होता। लेखक उदाहरणों के साथ कहते हैं कि पूर्व पाकिस्तान जो पहले हम अब बांग्लादेश कहते हैं, उसे पहले पूर्व पाकिस्तान कहा जाता था। तो वहाँ के मुसलमानों ने कहा कि हमारी उर्दू भाषा नहीं है, क्योंकि हम बांग्लादेश से हैं, हम बंगाली बोलते हैं। तो वहाँ के मुसलमान बंगाली भाषा बोलते हैं, उर्दू में बातें नहीं करते। पंजाब में जो मुसलमान रहते हैं, उनकी मातृभाषा पंजाबी है, वो उर्दू में नहीं बोलते। सिंध अब जो पाकिस्तान में है, वहाँ के जो मुसलमान हैं वो उर्दू में नहीं बोलते, वो सिंधी में बोलते हैं। यानी लेखक हमें कहते हैं, हमें सलाह दे रहे हैं कि किसी भी भाषा को किसी भी जात से या धर्म से मत जुड़ाओ, क्योंकि कोई भी भाषा किसी भी धर्म से जुड़ी नहीं है। उन्होंने यहाँ मुसलमान धर्म का उदाहरण दिया है कि मुसलमान यदि पाकिस्तान में है तो उर्दू बोलेंगे, यदि बांग्लादेश में है तो बंगाली बोलेंगे, यदि पंजाब में है तो पंजाबी बोलेंगे, यदि सिंध में है तो सिंधी बोलेंगे। यानी किसी भी भाषा को और धर्म का कनेक्शन या संबंध एक दूसरे से बिल्कुल नहीं है। इसीलिए फिर से वो जोर देकर कहते हैं कि हिंदी किसी धर्म से या किसी जात से जुड़ी हुई भाषा नहीं है। और आगे अपनी बात को ले जाकर वो कहते हैं, जैसे देखें आप रशिया में रहने वाले यदि लोग रशियन लैंग्वेज बोलते हैं तो वहाँ अलग अलग धर्म के लोग ज़रूर हैं। वहाँ जू लोग रहते हैं, जिसे हम हिंदी में यहूदी लोग कहते हैं। तो यहूदी लोग भी रशियन लैंग्वेज में बोलेंगे। यदि कोई जर्मनी वाला वहाँ रहता है तो वो भी रशियन लैंग्वेज में बोलेगा। यानी रशिया की मुख्य भाषा है रशियन, जैसे जर्मन की मुख्य भाषा है जर्मनी, जैसे इंग्लैंड की भाषा है अंग्रेज़ी। यानी वहाँ अलग अलग धर्म के लोग ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भाषा एक माना है। तो लेखक यही कहते हैं कि तो हमारे भारत में अलग अलग धर्म के लोग हैं, तो हिंदी हमारे भारत की भाषा क्यों नहीं बन पाती है। छात्रों, यहाँ मैं ये पुनरावलोकन का पाठ खत्म करती हूँ। यहाँ मैंने राष्ट्रीय एकता और भाषा की समस्या इस पाठ को आधा ही पुनरावलोकित किया हुआ है। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में मैं इसी पाठ को जो इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करने वाली हूँ, पूर्ण करने वाली हूँ। आशा करती हूँ मैंने आपको और आसानी से समझाया है, आप समझ गए होंगे। नमस्कार।